हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस डबरा में। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th के हिस्ट्री के एमसीक्यू, जो आज के वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज इन्हीं के एमसीक्यू का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। जो एमसीक्यू हमारे यायावर साम्राज्य और वर्ग तीन वर्ग से संबंधित रहेंगे। तो आज के जो एमसीक्यू हैं हमारी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि को लेकर बनाए गए हैं, तो आप कृपया करके इनको एक बार अवश्य देख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है और आज का हम इनका फटाफट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा दिया है। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न दिया है हमारा, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जो जारी किया गया पास कहलाता था, पैजा कहलाता था। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। यात्रियों जो यात्री थे उनको एक वीजा वगैरह मिलता था, तो वो पास कहलाता था। उस पास को हम पैजा कहते थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, लेकिन वहाँ पे व्यापारियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जो जारी किया गया पास कहलाता था उसको शायद बाज कहते थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होना है। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, मंगोल कौन थे? मंगोल घुमक्कड़ जाति से थे और एक शिकारी भी थे। चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। और चंगेज खां को हम मंगोल साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूजिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूजिन। ठीक है, चंगेज खान मूल नाम चेतम। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मंगोल साम्राज्य के 10 सैनिकों का समूह क्या कहलाता था? तो तुमुन कहलाता था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मंगोल कबीले के सरदारों की सभा क्या कहलाती थी? तो कुरिलताई कहलाती थी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, ईरान के नगर बुखारा को चंगेज खान ने कब जीता था? बुखारा को चंगेज खान ने 1220 ईस्वी में जीता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, मंगोल किस क्षेत्र में कबीले बनकर रहा करते? तो स्टेपी क्षेत्र, मतलब जहाँ पे कृषि वगैरह अच्छी होती थी तो ये वहीं पे कबीले बनाकर रहा करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, चंगेज किस क्षेत्र में? एक गलत क्वेश्चन लिखा है, ये डबल लिख गया, लेकिन इस क्वेश्चन है चंगेज खान के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखना है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 में व्यापारियों द्वारा सुरक्षित यात्रा के लिए दिए जाने वाला कर कहलाता था? तो बाज कहलाता था। मैंने पहले कहा था कि यात्रियों को जो पास मिलता था उसको हम पैजा कहते हैं, लेकिन जब व्यापारियों को सुरक्षित यात्रा के लिए पास मिलता है उसको बाज कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, यायावर साम्राज्य किस जाति से संबंधित है? यायावर किस जाति से संबंधित है? तो घुमक्कड़ जाति से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। तो ठीक है, मंगोल में सगे भाई को क्या कहा जाता है? तो अंडा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है मंगोलों और यायावर कबीले द्वारा चीन पर लगातार आक्रमण से चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाई थी? और ये चीन ने महान दीवार बनाई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 में दिया है, चंगेज खान के निशापुर आक्रमण के समय किसकी हत्या की गई थी? तो मंगोल राजकुमार की हत्या की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिए, चंगेज खान कौन था? तो चंगेज खान मंगोल राज्य का संस्थापक या मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में लिखा है हमारा, प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है देखिए आप, 12वीं सदी में फ्रांस के बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ, उन्हें क्या कहा जाता था? तो कैथीड्रल कहा जाता था। ये वेरी मोस्ट है, कैथीड्रल। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखिए, सामंत या लार्डों का घर क्या कहलाता था? मेनर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनर। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, गौल रोमन साम्राज्य का था क्या था? एक प्रांत था। ठीक है, ध्यान करना। नंबर 20 देखिए, फ्रांसीसी समाज में मुख्यतः वर्ग थे, तो कितने वर्ग थे? पादरी, किसान, अभिजात वर्ग। ठीक है, 3 वर्ग थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 में लिखा है, जो भिक्षु आजीवन अविवाहित रहकर मठों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें मॉन्क कहा जाता था। जो भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु मतलब पुरुष जो रहते थे उनको मॉन्क कहते थे। और इसी तरह से अगर स्त्री की बात आ जाए, स्त्री अविवाहित होकर मठों में रहने चली जाती थी, उनको क्या नन कहते थे उनको भी। ठीक है, उनको आप ध्यान करना। जब स्त्री आएगा यहाँ पे, या महिला लिख के आएगा या औरत लिख के आएगा तो उसको नन, और अगर भिक्षु आएगा अकेला और मतलब कोई पुरुष आएगा जो मठों में रहकर अविवाहित जीवन जीते थे, उनको मॉन्क कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखिए, सामंतवादी व्यवस्था में सर्वोच्च कौन था? तो सर्वोच्च तो राजा ही कहलाता था। सर्वोच्च कौन था? राजा। ठीक है, आगे देखिए, 9वीं सदी में यूरोपीय स्थानीय युद्ध में एक वर्ग को जन्म दिया, उसे कहते थे तो नाइट्स कहते थे। ठीक है, ध्यान करना, नाइट्स कहते थे। प्रश्न नंबर 24 देखिए, इटली के परिप्रेक्ष्य में 14वीं सदी का अवधि को कौन सा काल कहा जाता था? तो 14वीं सदी में अवधि के काल को हम पुनर्जागरण काल भी
कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 हो गया। प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न नंबर 25 देखिए, सामंतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो सामंतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता था? बैस का होता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, सामंतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। सामंतों में देखो, शायद राजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, तो और जी दास तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, सामंतवादी व्यवस्था के अंदर सबसे अधिक शोषण किसका हुआ था? तो सबसे अधिक शोषण दास का हुआ था, जो सबसे निचला वर्ग था। ठीक है, तो उसी का शोषण ज्यादा हुआ था। ऐसी औरत जो जीवन भर अविवाहित होकर मठों में रहती थी, उनके क्या कहते थे? नन कहते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, किसानों का सबसे निम्न वर्ग कौन सा था? तो दास, निम्न वर्ग दास। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए। प्रश्न नंबर 30 में लिखा, मध्यकालीन यूरोप में टेली क्या था? टेली क्या था? टेली एक कर था। ठीक है, टेली वेरी मोस्ट है, इसको भी आप याद कर लेना, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जा रहा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर। 31 देखिए, सामंतवादी व्यवस्था में नाइट कौन थे? सामंतवादी व्यवस्था में नाइट कौन थे? सामंतों की सबसे छोटी श्रेणी को नाइट कहा जाता था। सॉलमैन कौन था? प्रश्न नंबर 32 देखिए, सॉलमैन कौन था? सॉलमैन कौन था? चलते हैं आगे, देखते हैं सॉलमैन कौन था। तो इसका आंसर लिखा है हमारा सॉलमैन मार्टल का पुत्र और पेपिन का पुत्र, मार्टल का पौत्र और पेपिन का पुत्र था, जिसने फ्रांस में फ्रैंकी साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, ये हमारा सॉलमैन हो गया। प्रश्न नंबर 33 देखिए, यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारण। तो यूरोप में सामंतवाद के पतन के क्या कारण वो देखिए, व्यापार में वृद्धि, नगरों का विकास, किसानों का विद्रोह, राष्ट्रीय भावना का विकास, पारस्परिक संघर्ष। तो इस चारों के सारी की सभी पतन के कारण है यूरोप में सामंतवाद व्यवस्था के। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देखिए। प्रश्न नंबर 34 में लिखा है, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ एक प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार भी था। तो वो कौन था? माइकल एंजेलो। कौन था? माइकल एंजेलो। प्रश्न नंबर 35 देखिए। प्रश्न नंबर 35 में लिखा है हमारा, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक थे। तो कौन थे? दांते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखिए। प्रश्न नंबर 36 देखिए, 36 में लिखा है, बारूद कुतुबनुमा का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। देखो प्रश्न नंबर 37 देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आगे चलते हैं, थोड़े आविष्कार और पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने। कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था? मार्को पोलो ने। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने। आगे चलते हैं, आगे और लिख ज्यामिति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्टी ने। ठीक है। फिर पृथ्वी गोल है, सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, चुंबक की खोज किसने करी थी? गिलबर्ट ने। चुंबक की खोज गिलबर्ट ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। रक्त प्रवाह का सिद्धांत विलियम हार्वे ने दिया था। ये हमारे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। खगोलीय रहस्य का पता किसने लगाया था? केपलर ने। ठीक है। गणित में दशमलव का प्रयोग किसने किया था? स्टेबिन ने। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखना। प्रश्न नंबर 48 देखिए, अंग्रेजी भाषा के रेनेसा का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण होता है। वेरी मोस्ट है। लियोनार्डो दा विंची की प्रमुख कृतियां मोनालिसा और द लास्ट सपर, ये हमारे वेरी मोस्ट है। ये पेपर में किसी भी तरह पूछ सकते हैं आपको, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं। प्रश्न नंबर 50 देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? टॉमस नूर। निम्न में खनाब देश जाति कौन सी थी? तो खनाब देश जाति हमारे जो प्लूटो नहीं है इसका आंसर। जो मंगोल थे वो खनाब देश जाति से थे। ठीक है। मंगोल, घुमक्कड़ वगैरह ये सब इसी में खनाब देश जाति से, हुण भी इसी जाति में आते हैं, खनाब देश। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 देखिए। प्रश्न नंबर 53, मंगोलों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा था। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। ठीक है। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे। तो मंगोल सांस्कृतिक गुरु हुण थे। हुण के जो शासक हुआ करते थे मंगोलों के गुरु कहलाते थे। ठीक है। आगे लिखा है, चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो उइगर कबीले से संबंधित है। ओलन उइके कौन थी? तो ओलन उनके एक हुण साम्राज्य की रानी थी, जो चंगेज खां की माता थी। चंगेज खां की कौन थी? माँ थी मतलब। ओलन उइके कौन थी? चंगेज खां की माँ। मंगोलों के आचरण हेतु याज सजा का प्रतिपादन किया था बीजिंग ने। किसने किया था? बीजिंग ने। ठीक है। आगे चलते हैं, ओगोदुई किसका पुत्र था? चंगेज खां का। ठीक है। और सुनहरा ग्रोह का सुनहरा ग्रोह का किया था, मतलब सुनहरा ग्रोह का गठन किसने किया था? जोची ने। जोची भी चंगेज खां का पुत्र था। ठीक है। ओगोदुई भी चंगेज खां का पुत्र था। 4 पुत्र थे ना उसके। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 60 देखिए। प्रश्न नंबर 60 पे क्या लिखा है देखना। चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। समुद्री खान किस मंगोल शासक की उपाधि थी? चंगेज खां की। समुद्री खान के नाम से किसे जाना जाता था? चंगेज खान को। प्रश्न नंबर
62 देखिए, चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? जोची। चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? जोची। ठीक है, क्या नाम था? चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का नाम जोची था। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से इसको अच्छे से याद करना है। चंगेज खान साम्राज्य किन दो महाद्वीपों में फैला था? चंगेज खान साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था उन्होंने, मंगोल साम्राज्य, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला था। प्रश्न नंबर 64 देखिए, इसमें चंगेज खान ने किस कारण सिंधु नदी के तट पर उत्तरी भारत में मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया था? क्यों लौट गया था वो? क्योंकि भारत में असहनीय गर्मी पड़ रही थी, मतलब वहाँ का जो जलवायु थी वो बहुत खतरनाक थी चंगेज खान के लिए, और गर्मी का मौसम भी था। तो प्राकृतिक आवासों की कठिनाई के कारण उसने मतलब वहाँ पे लौटना ही पर विचार किया, क्योंकि उसने एक भविष्यवक्ता द्वारा अशुभ संकेत भी दिया जाना था, मतलब पहले से किसी ने उसके बारे में भविष्यवाणी दी थी, इसलिए वो वहाँ से लौट गया था। प्रश्न नंबर 65 देखिए, किस मंगोल शासक ने अपने सेनापतियों का कृषकों का अपमान न करने तथा उनसे अनाज व बीज न छीनने का आदेश दिया था? तो किसने नहीं दिया था? किसने दिया था? गजन खां ने। चंगेज खां के 4 पुत्रों के नाम क्या लिखे हैं? तोलई, जोची, चगताई, ओगोदई। ये वेरी मोस्ट हैं सारे के सारे, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको अच्छे से इनका एक बार अवश्य ही पढ़ के जाए वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आपके इन्हीं में से अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट और 2 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 100% है, 100% इसी में से आएंगे ही आएंगे। प्रश्न नंबर 67 देखिए, प्रश्न नंबर 67 में लिखा, निम्न में कौन तैमूर और चंगेज खां का दोनों का वंशज था? तो तैमूर और चंगेज खां का वंशज बाबर कहा जाता। बाबर जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने ही रखी थी प्यारे बच्चों। पेपर में आ जाए कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। लेकिन ऐसे आ जाए कि मंगोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो वो फिर चंगेज खान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महान खान के नाम से कौन जाना जाता है? तो महान खान के नाम से ओगोदेई जाना जाता है, जो चंगेज खान का पुत्र है। यास शब्द का अर्थ क्या है? एक विधि है, एक आदेश है अयास शब्द का। चंगेज खान की पत्नी का नाम बोर्टी नहीं था, उइके था, मैंने पहले बताया था तुम्हें, ओलन उइके। क्या था नाम था? ओलन उइके चंगेज खान की पत्नी का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से थे? 3 वर्ग हमारे, पादरी वर्ग और मकर वर्ग और क्रांति वर्ग। ठीक है, पादरी, अभिजात और सामंतवादी, ऐसी व्यवस्थाएं थी ये हमारी। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखिए, 9वीं से 16वीं सदी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में कौन सा वर्ग मॉडल नहीं हुआ था? तो कौन सा वर्ग मॉडल नहीं हुआ था? व्यापारिक वर्ग नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 73 देखिए, फ्यूड का अर्थ क्या है? जमीन का टुकड़ा होता है। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रश्न नंबर लिखा है 74, नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता था? तो 11वीं शताब्दी में जीता था। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो पादरी प्रथम वर्ग में थे। पादरी किस वर्ग में थे? प्रथम वर्ग में थे। पादरी हमारे किस वर्ग में थे? प्रथम वर्ग में थे। आगे लिखा है, अभिजात वर्ग से संबंधित कथन कौन से हैं? तो अभिजात वर्ग से संबंधित कथन, तो अभिजात वर्ग की अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण, वह अपनी सैन्य क्षमता पर बढ़ा सकते थे, वह अपने स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और वो तथा अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। ये हमारे अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आप लिख देना। मेहनत का संबंध किससे? मेहनत का संबंध घर से होता है। ठीक है, मेहनत का संबंध किससे? घर से। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, जिन्हें क्या कहा, कहाँ रहते थे ये पोप? तो रोम में रहते थे। रोम इटली की राजधानी है प्यारे बच्चों, ध्यान करना, रोम इटली की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। चर्च के 1 वर्ष के अंतर्गत कृषक अस्सी उपज का 10वां भाग लेने को अधिकार, 10वां भाग उपज का लेते थे, जिसे कहा जाता था। तो एक तरह से कर था, जो टैक्स लगता था, टीथ कर। ठीक है, ओबे हिल्डेगार्ड कौन थी? तो संगीतज्ञ थी, एक अंग्रेजन मतलब होगी, तो मतलब ओबे हिल्डेगार्ड जो संगीतज्ञ मतलब म्यूजिशियन थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 देखिए, भिक्षु का ऐसा समूह जिनने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निर्णय लिया हो, किस नाम से जाने जाते थे? जो मतलब ऐसे व्यक्ति जो मतलब मठ 13वीं सदी में थे, जो मतलब मठ में जाना नहीं चाहते थे, तो उनको किस नाम से जाना जाता? फ्राइन के नाम से जाना जाता था। तो वेंडेडिक्टीन क्या है? मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक को वेंडेडिक्टीन कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। कृपया करके आप इन्हीं प्रश्नों को एक बार अवश्य इनका रिवीजन कर लें और अपनी वार्षिक परीक्षा का पेपर
अच्छे से दे सकें। तो आज के जो प्रश्न थे हमारे, आज के यायावर साम्राज्य और 3 वर्ग से संबंधित एमसीक्यू मैंने बताए हैं आपको, तो इन्हीं को आप एक बार अवश्य, इन्हीं प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ लें। बस कुछ नहीं चाहता, 10-15 मिनट की वीडियो है, उसको आप अवश्य देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं ऐसी वीडियो में और लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।